बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं जीए साकी और चश्मा साकी के साथ मैं इस वक्त खालिद बिन वलीद हाई स्कूल में मौजूद हूँ। कबीर वाला की धरती का एक मुनफरिद और मिसाली इदारा, जिसने गुज़श्ता 2 दहाइयों से अपना नाम कमाया। सिर्फ अपना नाम अपनी तहसील या ज़िले की हद तक नहीं, पंजाब भर में इसके क्रेडिट पे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो इस शेर के साथ मैं अपने इंटरव्यू का आगाज़ करूँगा। यकीनन आप जान चुके होंगे, क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ से फारिग व तहसील बच्चे मुख्तलिफ शोबों में अपने जो है ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, मसरूफ़ अमल है, मैदान अमल में है। और यकीनन वो देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर जो एक मारूफ और एक माहिर, जो एक सियासी भी हैं, अगर मैं कहूँ समाजी भी हैं, और इसके बढ़कर माहिर तालीम भी हैं, और सहाफ़ती कदकाठ भी इनका है। तो बहरहाल किसी मल्टी डायमेंशनल इनका करेक्टर है, किसी के तारुफ के मोहताज नहीं। इस शेर के साथ मैं अपने इंटरव्यू का आगाज़ करूँगा कि यहाँ इल्मो अमल के पर देकर शाहीन बनाए जाते हैं। यहाँ इल्मो अमल के पर देकर शाहीन बनाए जाते हैं, फिर ताबा फलक परवाज़ों के आदाब सिखाए जाते हैं। तो बढ़ते हैं जनाब, प्रिंसिपल इदारा खालिद बिन वलीद हाई स्कूल कबीरवाला, जनाब कैसर नदीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे वरहमतुल्लाह। हैं, आपकी तबीयत और मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, हमेशा की तरह कि जब भी रिजल्ट आता तो हमारी जो निगाहें होती हैं वो आप ही की तरफ होती हैं, आपके इदारे की तरफ की होती हैं कि मतलब इस तरह अब की बार क्या मतलब गुल खिलाएंगी, या कितना बड़ा रिजल्ट इनके क्रेडिट पे आएगा। तो यकीनन 2 दफा तो आपने पंजाब भर से टॉप किया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और पिछली बार भी आपका अच्छा रिजल्ट था। अब की बार आपने जिला भर में पहली पोजीशन हासिल की और बोर्ड में चौथी, बॉयज और गर्ल्स में। ये सारी डिटेल आपसे जानेंगे। तो आप क्या कहेंगे, पहले तो आप थोड़ा अपना कमेंट दे दें कि इस हालिया रिजल्ट पे आप क्या कहेंगे? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो हमें अपनी नवाजिश हम पे होती है हर साल, और हमारी जो मेहनत है उसका फल हमें अल्लाह ताला जो है वो ज़रूर देते हैं। और हमें डिस्ट्रिक्ट में, बोर्ड में कोई ना कोई पोजीशन जो है वो ज़रूर मिलती है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। असातिज़ा कराम की मेहनत है, और बच्चों की भी मेहनत है, और फिर पेरेंट्स की बहुत बहुत सारा सपोर्ट है इसमें। अच्छा सर, ये बताएं कि थोड़ा सा जो हमारे नए नाज़रीन हैं उनको भी पता चले कि इस कबीर वाला की जो ज़हनी, ज़मीनी और फितरी ज़रखेज़, यहाँ पर बहुत बड़े नाम, जो नोबेल प्राइज़ यहाँ पे लिया था वो हर गोबिंद खुराना ने, यहाँ के बिल्कुल। लोग थे। डॉक्टर अब्दुलसलाम भी कुछ अरसा यहाँ पे क़याम पज़ीर है, और यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो शायर हैं, डॉक्टर बेदल हैदरी और दीगर बहुत सारे नामवर यहाँ पे। तो इल्मी मैदान में भी अपना लोहा मनवा रहा है। तो आप वो बताएं कि जो आपके क्रेडिट पे 2 बड़े रिजल्ट्स हैं पंजाब भर से, हुँ। 2 दफा आपने टॉप किया था हुँ। गारमेंट 9th में, वो जरा बताइएगा मुझे। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है कि कबीरवाला की जो तहसील है ये एनरिच्ड है मेंटालिटी से, स्किल से। और बस एक कमी ये थी कि इस टैलेंट को निखार के जो नेशनल स्ट्रीम है वहाँ तक ले ले जाने वाले कौन हों। जहाँ जहाँ भी इस टैलेंट को निखारा गया है और वो पहुँचाया गया है, वो बेशक स्पोर्ट्स हो, या फिर हमारी पोइट्री हो, नसर हो, अदब हो, फोर्सेस हों, या फिर जो और बाकी सिविल सर्विसेज हों। आर्मी में भी बहुत से नाम हैं, साइंटिस्ट के तौर पर बहुत सारे नाम हैं। जहाँ भी उनको निखारा गया है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेंटालिटी में हमारी जो तहसील कबीर वाला है वो सबसे बेहतर है, जी सबसे आगे जी है। जी, असर हाजिर के जो शायर है कमर रजा शहजाद साहब, बिल्कुल। बहुत अच्छे नामवर हैं पाकिस्तान के कौमी शायर, मतलब नामवर शायर समझ, कौमी शायर तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल थे। अच्छा सर, आप ये खालिद बिन वलीद, बहुत जो एक स्पिरिचुअल नाम आपने हुँ, रखा, हुँ। इसके अलावा जो अब जिद्दत आ गई, मॉडर्निटी है, लोग बड़े बड़े नाम रख लेते हैं। तो आपने एक सहाबी का, सहाबी थे ना, जी। उनके नाम वाला नाम आपने रखा, और फिर उसको कैश भी किया, उसमें बरकत भी इतनी आई कि आपके क्रेडिट भी इतने बड़े रिजल्ट्स आए। तो क्या आप क्या कहेंगे इस पे कि ये नाम आपने कैसे समझकर सोच कर रखा? हाँ, जब स्कूल बनाने लगे तो बहुत सी मशावरत हुई, क्योंकि ब्रांड नेम्स भी हैं, उस पे भी हुई कि कौन-सा ब्रांड नेम या शॉर्ट नेम रखा जाए। लेकिन दारुल देवबंद ईदगाह कबीरवाला हमारा, जो कि तहसील दीनी कबीरवाला दरसगाह का है। बहुत बड़ा दीनी दरसगाह है, और हमारी स्पिरिचुअलिटी का ताल्लुक भी जी उनसे बिल्कुल। है, तमाम लोगों का। और ज़ाहिर-सी बात है हमारा कबीरवाला जो है वो उनसे जो है बहुत दीनी बहुत। तौर पर जी जी, बहुत ज़्यादा जो है। वालिहाना हाँ, मोहब्बत होती है, अकीदत हाँ होती जी, है। बिल्कुल वो भी हो रहा है। तो उस मुशावरत में नाम आया कि अगर आप इदारे का नाम खालिद बिन वलीद रख लें, जो कि हमारे ऐसे सहाबी, ऐसे कमांडर हैं जिन्होंने 100 से हाँ, ज़्यादा जंगें लड़ी हैं और कभी शिकस्त नहीं हुई।
अगर आप ये नाम रखें तो इंशाल्लाह कबीर वाला में खालिद बिन वलीद को कभी शिकस्त नहीं होगी रिज़ल्ट वाइज भी। और इनके जो तुलबा हैं वो लाइफ में और जहाँ जहाँ भी जाएंगे, जो भी पाकिस्तान में नेशनल स्ट्रीम में अपना रोल प्ले करेंगे, सोसाइटी में जो भी रोल प्ले करेंगे, वो भी कभी शिकस्त नहीं खाएंगे। तो फिर ये जो आइडिया है ना वो ज़रूर मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि जो हमारे हीरोज़ हैं, जो इंग्लिश हैं, अंग्रेज़ हैं, ज़ाहिर सी बात है वो अपने कल्चर को, अपने फूड्स को और अपने जो हीरोज़ हैं उन्हें जो है वो, अगर हम साइंस पढ़ाएँ, साइंस में तो बहुत से ऐसे नाम आ रहे होते हैं जिस पे मतलब हमें अजीब सा लग रहा होता है कि ये नाम किस तरह से हैं। लेकिन हमारे जो बहुत बड़े-बड़े नाम हैं वो हम अदब में डालने से गुरेज़ां होते हैं। तो खालिद बिन वलीद जो है ना हमने प्राउडली इसका नाम रखा और फिर खालिद बिन वलीद ने मनाया है, अभी आपके सामने है पूरे अच्छा, ये पाकिस्तान में। एस्टैब्लिश कब किया था? 1993 में बड़े भाई ने एस्टेब्लिश किया था, मार मोहम्मद अफजल साहब जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अच्छा, तो ये अच्छा वही बात कि आपने फिर नाम कमाया और बरकत आई उसमें, तो महाज़ेब नसीम ने एक दफ़ा मतलब पंजाब भर से टॉप किया था, जी, बिल्कुल। और दूसरी मर्तबा भी एक जो तानिया इजाज़। सानिया एजाज हुँ, उन्होंने किया था। हुँ। तो अब यहाँ पर जो एक वीएम देखें, अब तो जो आपके क्रेडिट पे है, अभी जो हालिया सुनहरा ज़ैनब है हुँ, उन्होंने हुँ, हुँ, 1086 नंबर लिए हैं, हुँ, हुँ। और हसाम मुश्ताक जो बॉयज़ में से उन्होंने 1086 नंबर लिए हैं, और ये मुल्तान बोर्ड में चौथी पोजीशन है, आपने मतलब वो शेयर भी किया था, हमने देखा भी है। और इसके अलावा जो वहाँ पर ये ज़िला भर में आपकी पहली पोजीशन, और फिर इनको निकाल कर तहसील की बात की जाए तो तहसील में भी आप हैं, जी मतलब हाँ। 1081 भी आपका नंबर ही आ रहा है, तो बाकी सब लोग नीचे पीछे हैं। तो मतलब इदारा मुमताज़ मकाम रखता है यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। तो सर आप ये बताएँ कि कौन-सी चीज़ें वो रह गई थी कि जो अगर थोड़ी और एफर्ट हो जाती, या बच्चे किस पेपर में या किस सब्जेक्ट में, नहीं तो ये 6-7 नंबर जो कम हुए थे, ये मतलब मुल्तान बोर्ड भी टॉप हो देखिए, सकता था? सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि खालिद बिन वलीद का जो फ़ार्मूला है ना, वो बाकी प्राइवेट फ़ार्मूलों की तरह नहीं है। सही। हमारा फ़ार्मूला एग्ज़ैक्टली जो एजुकेशन है, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर है, हुँ, पंजाब गवर्नमेंट, जो वो हमें एक पूरा स्केलेटन देते हुँ, हैं और जो हमारी एजुकेशन फ़िलॉसफ़ी है, जो हमें तालीम कहती है, जिसमें हम नंबर ऑफ़ आवर्स, नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितना पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, टीचर कौन-सा, उनकी स्किल क्या हो, उनकी डिग्री क्या हो, हम तकरीबन सारा सिस्टम वही फ़ॉलो करते हैं। हमारी कामयाबी ये है कि एक तो हमने वो निज़ाम वही, क्योंकि गवर्नमेंट के निज़ाम में जो उन्होंने बनाया हुआ है, जो बुक्स उन्होंने दी हुई हैं, उनमें बिल्कुल कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर हम पढ़ाने में कोई कमी छोड़ देते सर हैं तो एक ये अलग आप बात है। आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ये जो एसएनसी की बात करें, सिंगल नेशनल सही, हाँ जी, करिकुलम हाँ जी, वो की तो बात अब तो आया सर ना, अब आया। वो तो अच्छा, अब आया, हम तो पहले से इसको फ़ॉलो सही। कर रहे थे। तो उसमें यही कि टीचर्स जो हमने हमने ट्रेंड लिए होते हैं, उनकी वही क्वालिफ़िकेशन रिकमेंडेड जो गवर्नमेंट की है वही होती है। अच्छा, जो हमारा टाइमिंग है वो बिल्कुल 6 आवर्स की है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो 6 आवर्स की ही चलती है स्कूल्स में अप टू हाई स्कूल। हमारी 7 या 8 आवर्स की नहीं होती। इसके अलावा हमारे स्पोर्ट्स जो मतलब रिकमेंडेड है वो होते हैं। गर्मियों की छुट्टियाँ बिल्कुल होती हैं, सर्दियों की छुट्टियाँ बिल्कुल होती हैं और बाकी त्योहार भी तो मनाए जाते सारे हैं। इंस्ट्रक्शन आप फॉलो सारे करते हैं सेक्शन गवर्नमेंट गवर्नमेंट की फ़ॉलो करते हैं। जो टीचर्स की ट्रेनिंग है, वो भी उसी हिसाब से होती की? है। जबरदस्त। और जो हम लोगों ने टाइम टेबल बनाया हुआ है, बाकायदा लेबॉरेटरी भी लेके जाना, प्रैक्टिकल्स करवाना, बच्चों से बहस करवाना, बहस-ओ-मुबाहिसा करवाना, प्रेज़ेंटेशंस करवाना, ये सारे का सारा हमने वो स्ट्रक्चर जो है फ़ॉलो करना होता है। जिसकी बुनियाद पे हमें बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है ना, चूँकि प्राइवेट स्कूल में आप जानते हैं कि बच्चे तो अच्छे आते हैं। अब अक्सर ये कि खालिद बिन वलीद ही फर्स्ट पोज़ीशन क्यों लेके जाता है। तो बच्चे तो सारे स्कूलों में अच्छे होते हैं, लेकिन जो उनका निज़ाम प्राइवेट स्कूल का जो निज़ाम है ना, वो भी प्राइवेट होता है। वो जो उनका निजी का जो मतलब एक टेबल पे बैठ के एक फ़र्द वाहिद उसको डिसाइड कर देता है कि जी आज मैं ओवरटाइम लगा दूँगा, आज जो न कलर डे कर दो, आज ये कर दो, मतलब एक फ़र्द वाहिद उसको चला रहा होता है। जबकि एक ग्रुप में पूरे जो है ना एजुकेशन फ़िलॉसफ़र्स जो है जो कहते हैं वो उस तरह से चलना चाहिए। तो हमारी कामयाबी की वजह वो होती है जो हमने मतलब हम यहाँ पे डिस्करेज करते हैं ओवरटाइम्स को। खालिद बिन वलीद में कोई किसी किस्म का ओवरटाइम नहीं होता, रेगुलर स्टडी होती है। हाँ, ये एकेडमी तो मैं बिल्कुल प्रेफ़र नहीं करता कि प्राइवेट स्कूल एक एकेडमी की तरह हो जाएँ। मैं ये भी नहीं कहता कि बाकी स्कूल्स एकेडमी की तरह हैं, लेकिन स्कूल को स्कूल की तरह होना चाहिए। अच्छा सर, सुपर सेक्शन कहा जाता है कि मुख्तलिफ जो इदारों में है वो सुपर सेक्शन एक बनाते हैं, जिसमें उनके बच्चे जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनको एक तरह से मतलब एक स्पेसिफिक तरीके से ट्रीट करते हैं, पढ़ाते हैं, एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और उसमें सारा प्रोसेस उसका जो एग्जामिनेशन में वहाँ पे होता है वो सारा मतलब उनको सिखाया जाता है। और बाकी जो नॉर्मल होते हैं, यानी मीडिया एक टॉपर मीडियाकर या बॉटम लाइन के जो बच्चे होते हैं, हुँ। वो तो ये कैटेगरी तो तमाम स्कूल्स में होती है, और इसी तरह से उनको मैनेज करना पड़ता है।
बॉटम लाइन का जो बच्चा है उसको टॉपर में आप कैसे किसी भी तरह से नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उसके जो इंटेलेक्चुअलिटी है हर किसी की गॉड गिफ्टेड होती है। तो मतलब इस तरह से क्या इस तरह का इस आपके इदारे में सीन है? वैसे हमने यहाँ पे विजिट किया और अभी भी देख रहे थे, हमने मुख्तलिफ क्लासेस का हमारे नाज़रीन ऊपर मतलब देख भी सकते हैं, विजुअल देख सकते हैं कि किस तरह का जो यहाँ पे एक डेकोरम क्लासेस का है और इन्वायरमेंट है, इतना ज़बरदस्त वेंटिलेशन रूम्स की, और जो मतलब अब हर चीज़ की मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल ठीक है। तो क्या सुपर सेक्शन या इस तरह का जो एक यूनिक किस्म का आप काम कर रहे हो जिसमें डिस्क्रिमिनेशन के ज़ुमरे में आए वो चीज़ें कि चलें जी वो कुछ स्पेसिफिक बच्चों को क्या कहें? लेकिन मुख्तलिफ स्कूल्स ने और मुख्तलिफ कॉलेजेस ने सुपर सेक्शन के नाम से एक फॉर्मेट स्टार्ट किया था। सही, ठीक है, वो उनका मकसद क्या था, वो आप जानते हैं भाई, सही। पोजीशन लेना, ज़्यादा अर्निंग करना और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेना। वो स्टार्ट हुआ और फिर वो हमसे भी सवाल होता है कि क्या आप भी सुपर सेक्शन रखते हैं? क्या आप एवरेज बच्चों को बाकी बच्चों से जो है वो एक अलग सेक्शन में रखते हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हमने अपने एजुकेशन को ना डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड कर रखा हुआ है। प्राइमरी में उनकी बिल्कुल बेस बनाई बनाई जा रही होती है, जो कि मैथ्स, इंग्लिश और उर्दू की होती है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो उन्हें हम असिस्टिव सब्जेक्ट्स के तौर पे रखते हैं और उनका काम भी असिस्टिव तौर पे ही होता है। लेकिन मेन फोकस जो हमारा होता है वो इन 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 सब्जेक्ट्स पे होता है जिनको डबल पीरियड दिए जाते हैं और उनकी बेस बना ली जाती है। बेस बनाने के बाद जब वो मिडल में आते हैं तो उसमें फिर एक चीज़ ऐड हो जाती है, वो होती है इंग्लिश ग्रामर, सही, और इसके अलावा जो है वो साइंस ऐड हो जाती होती है। तो साइंस हम जो है ना वो भी बिल्कुल उस तरह से नहीं पढ़ाते जिस तरह से बाकी स्कूल साइंस पढ़ा रहे होते हैं। हम उसकी साइंस की टर्मिनोलॉजी है जिस पे आगे उसकी मैट्रिक, स्पिरिट पे जाके हाँ, पढ़ाते उस हैं पे ना। जाके पढ़ा के उसकी बेस ही बना लेते हैं। तो जब हमारा चाहे 9-10 में हमारा आता है ना, तकरीबन वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे अगर हम मतलब सॉकर खेलते हो या फुटबॉल खेलते हो तो गोल के करीब जो है वो बॉल आ चुकी होती है। जस्ट हमारा काम क्या होता है, क्लिक मारना और गोल कर देना तो होता है। 9th में बेस 2 बन साल चुका। बाद नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप क्लास में जाके विज़िट करें, बल्कि आपने देख भी लिया होगा, इस वक़्त भी क्लास 8 का सिलेबस ही पढ़ रही है। कोई नामी में 2 साल नहीं लगवा रहे होते। तो जहाँ तक आपने बात की है ना कि सुपर सेक्शन वगैरह, हाँ, जब तादाद हमारी ज़्यादा बढ़ जाती, तो उस वक़्त हम एक टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं। से हमारे पास अगर 150 बच्चा है और उसमें से 6 बच्चों ने 100 ओवर 100 मार्क्स लिए जो हमने टेस्ट बनाया है, तो 3 एक सेक्शन में डाल दी जाते हैं और 3 एक सेक्शन में डाल दिए जाते हैं। किसी के अगर 80 मार्क्स है, वो 10 बच्चे हैं, तो 5 एक सेक्शन में 5, और जो बच्चे एवरेज नंबर में 20-20 बच्चे आए या 10-10 बच्चे आए, एवरेज आए, उनको भी इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। और 1000 जो है वो 86 एक सेक्शन में से हैं, 1081 दूसरे सेक्शन में से हैं, और गज़ में से 1086 हैं तो दूसरे में से 1082 भी हैं। तो इट मीन्स वो दोनों को हमने बराबर लेके चले। अच्छा सर, ये पेपर का जो पैटर्न होता है और वहाँ पर बच्चों को मतलब इतना कुछ लिखना और विद इन ड्यू टाइम ये खासा होता है, और एक्स्ट्रा आपने अगर कोई क्वेश्चन कंडक्ट करना लेना है तो हम्म। उसको मतलब क्या स्ट्रेटजी आपके पास होती है? बच्चों को किस तरह से समझाते हैं कि मतलब आपने इस टाइम में कैसे पेपर को सॉल्व करना कि कहीं आपका वो पेपर रह ना जाए? जैसे उर्दू या इंग्लिश के एसेस वगैरह आते हैं वो हम्म। लेंथी हो जाता है। चलिए साइंस की बात कर लेते हैं, वो तो टू द पॉइंट इस तरह से लिखना होता है। तो ये क्या स्ट्रेटजी होती है? पहले इसकी प्रैक्टिस बाकायदा करवाते हैं या ये कहते हैं कि ये फलां क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद ये कर लें, वो कर लें? तो मतलब इस तरह की क्या आपके पास उसमें स्कीम ये होती है है? कि जो हमने बाकी टीचर सिखा रहे होते हैं कि वो राइटिंग भी सिखा रहे हैं, स्पीड भी सिखा रहे हैं। सही, इस तरह से कभी राइटिंग बना के स्पीड नहीं बनाई जा सकती। सही। ये आप करके देख लें, रिसर्च करके देख लें कि आप राइटिंग भी बनाएं खूबसूरत और साथ स्पीड भी बढ़ाएं, कभी ऐसा नहीं हो सकता। हम स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आप विदाउट आपने ना 1 मिनट्स के अंदर हम टाइम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। इन उन्हें कहते हैं कि एक याद हुआ हुआ एक पैसेज लिखें जो पहले से आपने याद किया हुआ। 5 मिनट का हम टाइम दे देते हैं कि वो पैसेज लिखें। फिर मैं टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स काउंट करें, उस 5 मिनट के अंदर उन्होंने टोटल कितने वर्ड्स लिखे। सही उन्होंने 150 वर्ड्स लिखा, तो उसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 के ऊपर, तो हमारे पास आ जाता है 1 मिनट में लिखे हुए अल्फाज आ सही, जाते हैं। और फिर पर लाइन भी आ जाते हैं कि एक लाइन में 7 वर्ड लिखे, 8 वर्ड लिखे। तो हम उसे उन्हें ये बता देते हैं कि जो बोर्ड की शीट है, आंसर शीट है, वो 24 लाइन्स की है। सही। 24 लाइन्स की है, बिल्कुल, और बिल्कुल। आप जो है वो 1 मिनट में लिखते हैं 4 लाइनें। ठीक है, तो इट मीन्स आपने कितना लिखा? आप तकरीबन 6 मिनट्स के अंदर जो है पेज आपका फ़िल अप हो गया। तो हमने उनको पूरा कैलकुलेट करके दिया होता है, इतना डीपली इतना आपने डीपली। अच्छा, बाज़ औक़ात टीचर्स कहते हैं कि खुलासा जो है 15 मिनट में लिखना है, मज़मून 45 मिनट में लिखना है, हम ऐसा नहीं करते। हर बच्चे की इंडिविजुअल स्पीड निकाल लेते हैं।
तो जिस बच्चे की स्पीड ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं बेटा आपने जो है वो ऐसे लिखना है 35 मिनट्स का, पहले प्री डिटरमिनेड होता है। और इसकी स्पीड स्लो होती है उसे कहते हैं कि आपने लिखना है 45 मिनट का। ये उसकी अपनी स्पीड डिटरमिन करती है कि उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए। तो हम ये करते हैं कि हम पहले उनको कहते हैं कि आप स्पीड से जब कैलकुलेशन हुई तो उनकी 1 मिनट में वर्ड्स थे 14 या 15 थे। हम उसको निकाल के 1 मिनट के वर्ड्स को लेके जाते हैं 40 के ऊपर और कहते हैं कि बेशक आपको समझ भी ना हो रहा हो आप वर्ड्स 40 पे लेके जाएं, राइटिंग खूबसूरत हो या ना हो। फिर उसके बाद उसको हम ना आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं रिटार्डेशन की तरफ ले आते हैं कि आप करें 35 कर लें, 30 कर लें, 25 कर लें। जब नीचे की तरफ आते हैं ना, नीचे की तरफ आते हैं तो ऑटोमेटिकली खूबसूरती भी आना शुरू हो जाती है। इस तरह से नहीं हो सकता कि आप प्यारा भी करें और आगे भी लेकर चलें। जो वापस उनको लेके आते हैं तो जहां हमने रुकना होता है ना वहीं पे आकर उनको क्या कर लेते हैं 24 वर्ड्स हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक 24 वर्ड्स जो हैं 18 वर्ड्स से 24 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए कि आप बोर्ड में टॉप कर सकें। सर आप ये बताएं कि ये सारा कुछ आपने स्पीड भी बता दी बच्चों की कि मतलब किस तरह से वो सारा एक डीपली आपने बच्चों को समझाया और उसकी कैलकुलेशन पर लाइन और पर मिनट में पर वर्डिंग ये सारा कुछ। तो क्या जब सेंटर पे आप बच्चों को भेजते हैं तो वहाँ पर एक आपका कोई पीछे से मारदे मुजाहिद जाए और वहाँ पे उनको फैसिलिटेट करे, ऐसा होता है अमूमन? तो आपने अपने स्पेसिफिक सेंटर में बच्चों को भेजना होता है या कोई स्पेसिफिक सेंटर नहीं। हमारे कबीरवाला में तकरीबन 5 से 6 सेंटर बनते हैं, जी मॉर्निंग एंड इवनिंग होते हैं। तकरीबन हर सेंटर में हमारे 5 से 6 बच्चे होते हैं, 7 से 10 बच्चे होते हैं, जो 10 रूम्स में डिवाइड होते हैं। अच्छा एक में से एक से ज़्यादा 2 या 3 से 4 से ज़्यादा बच्चे एक रूम में होते ही नहीं। बाकी बाकी इदारों से बिल्कुल जो है ना वो बरअक्स हम क्या करते हैं, हम तकरीबन 15 डेज़ पहले आप नेक्स्ट ईयर भी स्टडी करना है 15 डेज़ पहले KBW में बच्चों को क्या कर देता है रिलीव कर देता है फाइनल टेस्ट लेने के बाद। जबकि सही बाकी स्कूल जो है वो रातों को वहाँ पे जगाते ठहरा हैं रहे होते हैं, उठाते हैं। जगाते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम प्री बोर्ड लेके उनको फ्री कर देते होते हैं और रोल नंबर स्लिप देने के बाद बच्चे सेंटर पर खुद जाते हैं और खुद अपने पेपर्स देते हैं। इस साल आप चेक करें डिग्री कॉलेज कबीरवाला टीचर्स बाहर थे, रोड पे थे, लॉक हुआ और सारे बच्चे अंदर पहुंचे। मान वाला आप चेक करें, आप उनके तारिक साहब से पूछें, सारे टीचर्स गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल बाहर थे, बच्चे अंदर थे। गाजा स्कूल में तकरीबन टीचर्स अब सेंटर पे वो अलाउ ही नहीं करते एंटर जैसे होना। सरदारपुर सेंटर का भी थोड़ा बता दें वहाँ पे क्या? लेकिन नहीं वो आपने सारों को हमारे बता दिया वहाँ पर। मैं गवर्नमेंट जॉबियन हूँ, मैं एक हाँ, टीचर हूँ, मैं तो इस पे कमेंट नहीं कर सकता। वहाँ पे भी मतलब इसी तरह का सीन है बड़ा अच्छा देखिए मतलब। वो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, हमारे ऑब्जर्वेशन में नहीं है। चलें अपनी जी, टेरिटरी है तो उसमें चलें बिल्कुल जी, फेयर वहाँ है। पे भी बहुत अच्छा मतलब डिसिप्लिन है और कोई वहाँ पे चीटिंग या इस तरह का कोई नहीं है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सिस्टम वहाँ पे भी चल रहा है। अच्छा सर ये बताएं कि आपका पास हर दफ़ा हम्म। इतना काबिल बच्चा आ जाता है या कहीं से आप हायर करते हैं या आप स्पेसिफिक कुछ मतलब उनको एक पैकेज देते हैं कि देखें आपका बच्चा बहुत ज़हीन है तो चले हम फ़ी कंसेशन करेंगे या फ्री में पढ़ाएंगे, चलें आप हमारी पोजीशन आ जाएगी। तो ये वो अमूमन जो बड़े इदारे होते हैं जब वो अच्छे बच्चे जैसे अब उन इदारों का या नाम पंजाब कॉलेज या दीगर इदारे हैं जो अच्छे बच्चे मतलब टॉपर होते हैं तो उनको फ्री में पढ़ाते हैं। तो इधर का भी सीन है या आप जो अपने ग्रास रूट लेवल से कुछ बच्चों को लेके जाते हैं या कुछ मतलब 9th-10th में खुद से आ जाते हैं और फिर उनकी क्रीम जो निकल के आपके सामने आती है तो उन्हीं को लेकर आप चलते हैं? तो ये क्या सीन है इस तरह देखिए का? ऐसा यहाँ कोई सीन नहीं है। जुनैरा ज़ैनब प्ले ग्रुप से हमारे पास पढ़ती हुई आ रही है। हम्म पिछले साल जो हमारा बच्चा फर्स्ट आया था वो भी नर्सरी से आ रहा था। हम्म आप जो फर्स्ट टाइम बच्ची इसने टॉप किया था वो तो 16 की बात है, वो भी हमारे स्कूल में प्ले ग्रुप से पढ़ रही थी। हम्म और उसके बाद ये सिलसिला तकरीबन अगर आप हर साल चेक करें हमारा जो टॉपर बच्चा है उसको हमारे पास आ जाएँ रजिस्टर जो हमारे अटेंडेंस भी। अटेंडेंस है या हमारा दाखिल खारिज रजिस्टर उस पर तो चेक किया जा सकता है ना। प्ले ग्रुप से उनके एडमिशन हुए सही। हमें और हम उनकी बेस बना के आ रहे होते हैं। ऐसा सिलसिला हम किसी के बच्चा लेना या वहाँ से वो उनको, हाँ एक अलग बात है कि हम तकरीबन अपने इदारे में 16 लाख रुपए का स्कॉलरशिप जो है वो फंड कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, माशा। 16 लाख रुपए आप चेक कर सकते हैं। हम 16 लाख रुपए में तमाम गरीब बच्चों को, तमाम यतीम बच्चों को फैसिलिटेट करते हैं ऑन द रिकॉर्ड 16 लाख रुपए में। उस पे जब कोई टेस्ट हो या कोई बच्चा टॉपर हो तो वो उसकी किस्मत है, वो आ सही। गया तो ठीक। अगर वो बच्चा जिस तरह का भी है, अगर यतीम है या वो गरीब है, उसका मतलब एक रिपोर्ट चेकिंग होती है तो वो उसको रख लिया जाता है। टॉपर बाहर से लेने वाला सिलसिला हमारे पास नहीं होता। अच्छा सर ये बताएं कि यहाँ पर इस ये तो इदारा आपका खालिद बिन वलीद है, इसके हम्म। अलावा भी कोई इदारा आपने बनाया हुआ है? हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंचाइज सिस्टम की तरफ हम भी जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो पेरिफेरी हैं, सब अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ तालीम की कमी है, अच्छे इदारे नहीं हैं, लोग हमें
इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारी तरफ आएँ, अपना इदारा हमारी तरफ लेकर आएँ। अभी हमने एक ब्रांच कुकराटा लॉन्च की है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल हो गई है। इस तरह से अब अब्दुल हकीम या फिर 12 मील या इन साइड्स पे हमारे जाने का इरादा है, प्राइमरी सेक्शंस को ले जाके। कॉलेज खोलने का कोई इरादा? कॉलेज में चूँकि हमारा कबीरवाला जो है वो खानेवाल के बहुत करीब है, ट्विन सिटीज़ कहलाते हैं। मुल्तान भी बहुत करीब है, बड़ा तो कंपटीशन हाँ, है बड़ा इधर। कंपटीशन है और अच्छे इदारे ऑलरेडी मौजूद हैं। हम्म, हम ये नहीं चाहते कि कॉलेज, क्योंकि अर्निंग हमारा कोई वो वो वे नहीं है। वे नहीं हम है। चाह रहे हैं कि एजुकेशन को जहाँ पर कमी है उसको पूरा किया जाए। हम्म, कॉलेजेस चूँकि हमारे अच्छे मौजूद हैं और वो एक स्पेस को फिल कर रहे हैं और अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कर जी रहे हैं। बिल्कुल हो रहा है। लेकिन स्कूल लेवल्स पे जो है वो कमी है ग्रास हमारे रूट इलाके में, लेवल में ना, ग्रास लेवल पे, तो हम उसको उसको बढ़ाने की कोशिश यानी कर एक रहे हैं। बेस बनाकर जी, आप दे के आगे भेज रहे हैं। जी, उसी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम अच्छा, तो अब थोड़ा-सा मतलब एजुकेशन से रेलेवेंट ही चीज़ें हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि लोग। देखें, आप कोई मतलब 1993 में आपने किया, तो मतलब 30 साल कमोबेश हो गए आपको इस इदारे में, और यहाँ पर आपने मुख्तलिफ फ़ील्ड्स में स्टूडेंट्स को भेजा, फ़ारिग व तहसील करके वो अगली क्लासेस में अगले जो हायर उनके स्टेप्स हैं एजुकेशन के, आला मदारिज वो तय करते गए, और मुख्तलिफ फ़ील्ड में आज भी आप बता सकते हैं कि मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी में अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम एयर फ़ोर्स की बात की जाए तो हमारा जो पहला स्टूडेंट है, वजाहत अली सऊद, वो हेड करता है एयर फ़ोर्स को। और सही। ऐसे अगर हम आर्मी में चले जाएँ तो मेजर यासिर साहब हैं, बहुत से जजेज़ हैं हमारे, हुँ, और सिविल सर्वेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इवन के मुल्तान निश्तर में जो है हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट्स हैं वो हुँ। स्टूडेंट्स हमारे। कबीरवाला में अगर हम चले जाएँ तो इस वक़्त जो हाज़िर सर्वर डॉक्टर बैठे हुए हैं वो वलीदियंस हैं, एटलीस्ट उनकी तादाद जो है वो 12 है, कबीरवाला के लेवल पे, माशा तो बाकी तो आप अनगिनत हमारी खिदमत हैं हर फील्ड में। जी, आर्मी की आपने बात की, हमारी पाक फ़ौज दुनिया की बहादुर पाक फ़ौज है माशाल्लाह, अपनी सरहदों पे हमारी हिफ़ाज़त कर रही है, और यकीनन उनका जो एक किरदार है वो एक फ़ातिह आलम का किरदार है। हुँ। इस पे भी आप कमेंट करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। हमारी जो फ़ोर्सेज़ हैं हमारा मान है, शान है, और दुश्मन जो है वो चूँकि हमारा बहुत बड़ा है, वो कद में भी बड़ा है और तो इकोनॉमी भी हमसे बड़ा है, और हमारी जो पाकिस्तान की सरहद है वो हर तरफ से तकरीबन जो है वो राइवल्स ने घेरी हुई है। तो एक बहुत बड़ी तवील सरहद जो है हमारी वो इंडिया के साथ मिलती है, फिर अफ़गानिस्तान के साथ मिलती है, फिर ईरान के साथ मिलती है, चाइना से मिलती है, और वहाँ से जो है वो ज़ाहिर-सी बात है दरअंदाज़ी होती रहती है, कहीं न कहीं आप देखते रहते हैं खबरों में। तो हम जो आराम से सोते हैं, सुख की नींद लेते हैं, ये तो उनकी वजह से है। गुज़श्ता मतलब दिनों नहीं, गुज़श्ता साल आप कह लें कि 2-3 साल कबल जो एयर स्ट्राइक किया था इंडियन एयर फ़ोर्स ने, तो उसका जो जिस तरह से पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने रिटेलिएट किया था, हुँ, यकीनन वो काबिल-ए-सताइश था। हुँ। उस पे भी आप कमेंट करेंगे वो? बिल्कुल जी। हमारी जो फ़ोर्सेज़ हैं वो अनपैरेलल हैं। उनको उनकी स्किल में, उनके प्रोफ़ेशनल में, प्रोफ़ेशनलिज़्म हाँ, में भी हाँ, कोई बिल्कुल, शान नहीं। कोई कोई शान नहीं इस वर्ल्ड के ऊपर। और जो उन्होंने हमारे साथ जो किया, जी। बालाकोट के मकाम पे जो वो जी, हमने जी, उन्होंने एंट्री एयर दी, स्ट्राइक किया और उसके तो बाद उसके बाद जिस रिटेलिएट तरह से, हाँ, पठानकोट में, जिस तरह मतलब से ये हमारे, सारी हाँ, चीज़ें। हमारे जो है ना वो आईएसपीआर के हेड ने उनको चैलेंज किया, हुँ, और चैलेंज का जो टाइम दिया, हुँ। उस टाइम के अंदर हमने वो कर दिखाया। अच्छा, आजकल पाकिस्तान मसाइल का शिकार है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? अ, देखिए जी, ज़िम्मेदार तो आप, मैं, सब लोग सारे हैं। सारे हैं, तमाम इदारे हैं, तमाम पाकिस्तानी हैं। अ, बेहतरी के लिए जो अगर बात की जाए, अगर आप माज़ी को, हमें चाहिए कि हमेशा माज़ी में ना रहा करें, हम फ्यूचर की तरफ जाया करें। वो ये है कि हमें इदारों को जो है ना वो आपस में कभी भी टकराव नहीं लेना चाहिए। पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए, और हमारी जो ये जमहूरियत है, ये जो है इसको कंटिन्यूअसली, फलना-फूलना हाँ, इसको चाहिए। फलना-फूलना चाहिए। इसी से हमारा मुल्क आगे नहीं, जो बढ़ेगा। हमारा पार्लिमानी सिस्टम है, इसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ऐवान बाला, ऐवान ज़ेरी, और ये दस्तूरी ऐवान है, इनका तकद्दुस भी होना चाहिए। जी, ये और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और पार्लियामेंट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और तमाम इदारों को जो है पार्लियामेंट के फैसलों पे अमल करना चाहिए। और कोई अगर ताकतवर इदारा है, कोई भी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट या किसी भी इदारे को, तो उसको मेरे ख़्याल में अपनी डोमेन में रहना चाहिए। तमाम इदारों को, तमाम इदारों को जितने अपनी भी डोमेन। इदारे हैं जी, वो कोई भी इदारा को स्पेसिफिक नहीं है, तमाम इदारों को अपने डोमेन में रह के पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, और जो है वो बालादस्ती जो है पाकिस्तान में पार्लियामेंट को आइन की होनी चाहिए। अच्छा, अब जो हालिया मतलब मसाइल हैं, चूँकि ना मैं डिस्कस कर सकता हूँ, ना आप, लेकिन वो चूँकि इस तरह की एक हिजानी सी कैफ़ियत है और एक हाइप सी क्रिएट की हुई है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या स्टेक होल्डर्स हैं कि वो कंसेंसस पैदा करें और पाकिस्तान को मिलकर, एक तो इकनॉमी इकॉनमी का हमारा जो क्रैश कर गई है सारा कुछ,
अगर हम एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश हम जाएँ, तो वहाँ उनके फ़ॉरेन रिज़र्व कितने पड़े हैं, 50 मतलब $50 अरब के करीब मेरे ख़्याल में राउंड अबाउट। तो हमारे कम, तो ये सारी चीज़ें बहरहाल इन पे आप भी जानते हैं, मैं भी और नाज़रीन सब लोग जानते हैं। तो आप माहिर तालीम के साथ-साथ माहिर सियासी अमूर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, एक ज़िम्मेदार भी हैं। तो मतलब आपका वो, जैसे मैंने कहा कि मल्टी डायमेंशनल आपका करैक्टर है, तो हर हर फ़न मौला है। तो इसमें आप क्या एक पैगाम देंगे कि अब जो हालिया इश्यूज़ हैं इनको एक जो है बहमी जो मुशावरत है या मतलब किसी भी इस कोई मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी भी ऐसे वाक़या का जिसका फिर से कोई मतलब अंदरूनी बैरूनी खलफशार हो और कोई बैरूनी ताकतें पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ें और वो फ़ायदा फिफ्थ जनरेशन वार जिस तरह से कहा जा रहा है कि गारे ची घोड़ा गत्तो, जी ये एक जी मैंने रचनावी का जी जुमला जी कह दिया, जी जी हुस्न है हमारे कबीर वाला का। तो क्या कहेंगे, क्या मशवरा देंगे आप? देखें जी, जो हमारा नज़रिया पाकिस्तान है उसको ख़ासा नुकसान पहुंच चुका है 1971 में। ठीक है जी, मुसलमानों का मुसलमानों से अलग होना और इस बात पे कि मुसलमान इकट्ठे रहेंगे, एक मुल्क में रहेंगे, और हिंदू हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ कौम है और मुसलमान हम एक मुत्तहिद और अलग कौम है, और फिर मुसलमानों का तकसीम हो जाना, ये सवालिया निशान था। जी, जी, आप जी सॉरी टू आप 14 अगस्त के वो यानी ज़िमनन वो बात कर जी रहे हैं कि क्योंकि बिल्कुल। अब च 7 अगस्त है आज, तो अब तो उसके बाद फिर वो तो हो गया, उसके बाद 1971 की बात है कि हम मुसलमान फिर से अलग हो गए, हाँ, ये अलमिया था। फिर जो है ना उसके बाद स्कूल हम अ, हमें अब दोबारा जो है मुत्तहिद रहना चाहिए, और कहीं ये जो है ना ये फॉल चीज़ ऑफ ढाका हाँ, इस तरह का दोबारा ये ना। दोबारा रिपीट ना हो, किसी भी लेवल पे ना हो। और जो सबसे बड़ा जो एक खला है, जी, वो पॉलिटिकल लीडर्स का आपस में जो है ना वो मिल के बैठने का है, कि इस वक्त जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, यानी पॉलिटिकल पोलैरिटी नहीं होनी चाहिए कहीं भी। सही। ये जो पोलराइजेबिलिटी प्रोड्यूस हो गई है, पोलराइज़ेशन हाँ, ये अच्छी वो मतलब डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड हो गए हैं। कहीं हुँ, पे वो सियासी कारकुनान को एक ख़ास नाम दिया जाता है, दूसरी हुँ, पार्टी के ख़ास नाम। कारकुनान को दूसरा ख़ास नाम दिया हुँ, जाता है, तीसरी को एक ख़ास नाम। अब तो पाकिस्तान की जो कौम है वो पाकिस्तानी कहलाने की बजाय वो 3 से 4 पार्टियों की जो मखसूस नाम है, उनसे क्लैश उनसे वो उनकी उनकी तो पहचान होती है, पहचान होती है। पहचान बन गई हुई है। तो मतलब आप सर एक इदारे के सरबराह हैं, बस वीडियो को वाइंड अप करने की तरफ, हालाँकि बहुत ज़्यादा और बातें थी, तो बहरहाल बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बात, मैं तो कहता घंटों बात आपसे की जाए, ऐसा मौका शायद दोबारा नसीब होता नहीं होता ज़िंदगी के मामलात। तो आप इदारा चला रहे हैं और टीचर हैं, बीइंग ए माहिर तालीम और टीचर, एज़ ए टीचर अब मैं ले रहा हूँ आपका ये जी, जी, सवाल। बिल्कुल। तो न्यू जनरेशन है, चलें आपके पास 2-3 हज़ार बच्चे मतलब ज़ेवर तालीम से रास्ता सालाना हो रहे हैं और उसके बाद फिर आ जाते हैं, चले जाते हैं। तो मतलब आपका भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो जो हमारे नाज़रीन जो न्यू जनरेशन है, नए बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो चाहे पब्लिक सेक्टर के, प्राइवेट सेक्टर के, वो सब सुन रहे हैं। तो आप उनको क्या पैगाम देंगे कि जो एग्रेसिविज़्म है, जो जो एग्रेसिवपन है आजकल का, कि मतलब आपने एक आइडियोलॉजी नज़रिए को आपने फ़ॉलो ही करना है, तो फिर आप उस नज़रिए को उस तरह से फ़ॉलो करें मतलब जिसमें एक एग्रेशन ना हो, जिसमें लोगों की अगले की बंदे की एक तज़हीक ना हो, और फिर हमारे इदारों का जो नुकसान, उनकी जो सॉलिडेरिटी है या जो उनका इस्तेहकाम या फिर उनका जो तकद्दुस है, हुँ, उनकी हुँ। जो तकरीम है, वो भी उसको पामाल ना हो, और आप अपना जो मुद्दा है, वो आप एक अच्छे असलूब के साथ, अच्छे अंदाज़ के साथ अपनाएँ। भला कि आप किसी पार्टी से आपका ताल्लुक हो, तो वो चीज़ आपके जो दामन से ना बिखरे, वो मोती ना बिखरें जिससे इंतशार पैदा हो। तो बहरहाल वो आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? देखिए जी, तलबा को मेरा यही पैगाम है कि आप जो है वो किसी भी मज़हबी मुनाफ़रत, किसी भी सियासी मुनाफ़रत का पार्ट नहीं बनेंगे। अभी फ़िलहाल आप सिर्फ़ स्टूडेंट हैं, अच्छे पाकिस्तानी हैं, तालीम हासिल करें। आपको इस मुल्क की ज़रूरत है, आपसे ही हमारा मुस्तकबिल है। आप अपनी टोटल एनर्जी जो है वो फ़िलहाल तो अपनी तालीम पर मरकूज़ करें। क्योंकि हमें जो जज़्बात में भड़काया जाता है वो सियासी या जज़्बात पे भड़काया जाता है या मज़हबी जज़्बात से भड़काया जाता है। तो आप जो है वो इनको फ़ॉलो नहीं करेंगे, सोशल मीडिया को फ़ॉलो नहीं करेंगे। आप लोग जो है वो तालीम हासिल करें। इस मुल्क को ज़रूरत है लीडर्स की, और आप ही वो हमारे लीडर्स हैं। इस मुल्क को ज़रूरत है उन लोगों की कि जो फ़िलासफ़ी को लेके, आइडियोलॉजी को लेके पाकिस्तान को आगे बढ़ाएँ। अब वो आइडियोलॉजी समझें, आप पाकिस्तान के आइन को समझें, आप हमारे पॉलिटिकल सिस्टम को समझें, हमारा जो सोशल सिस्टम है उसको समझें, समझ के आगे बढ़ें और लर्न करके आगे बढ़ें, और पाकिस्तान को इस जो है ना मुश्किल से निकालें, और जज़्बात का हिस्सा आप ना बनें, बिल्कुल ना बनें। जी नाज़रीन, सर कैसर नदीम साहब बहुत शुक्रिया। इन्हीं के अल्फाज़ को मैं थोड़ा-सा बढ़ाते हुए एक शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। देखिए खालिद बिन वलीद का जो इदारा कबीरवाला की धरती पर है, यकीनन इसने हमेशा तशनगान इल्म की तशनगी को दूर किया। सिर्फ़ यहाँ तक नहीं, इस प्लेटफ़ॉर्म से
कैरियर काउंसलिंग भी होती है और विजन भी मिलता है, और बच्चे मुख्तलिफ जो शोबा ज़िंदगी है वहाँ पे अपनी जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो जो सर बात कर रहे थे, देखें पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, न्यूक्लियर स्टेट है, और हमने इसको एक अजीम कौम के तौर पर अपना सर फ़ख्र से बुलंद करना है। और पाकिस्तान का जो किरदार है वो फ़ातिह आलम का किरदार होना चाहिए। जो फिफ्थ जनरेशन वार या जो अंदर के मामलात मसाइल हैं, इसको ख़त्म करते हुए हमने एक कौम बनना है, और ऐसी कौम बनना है। कायद आज़म ने जब पाकिस्तान हासिल किया था, अब 14 अगस्त का दिन आ रहा है, तो उन्होंने एक जज्बा था, उनका क्या जज्बा था, तूल अर्ज़ के जो मुसलमान इस्लामियान हिंद थे वो यही कहते थे कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। उनका ख्वाब ये था कि हमारा जो वहाँ पर तारीख़, तमद्दुन, तहज़ीब, सिविलाइजेशन, मजहबी आज़ादी सारा कुछ अपना होगा, और ऐसा ही हुआ। फिर इस्लामियान हिंद ने पाकिस्तान हासिल किया। फिर उसके बाद बहुत सारे उतार नशेब फराज आए। अफ़कार इकबाल को मद्देनज़र रखते उनकी जो हरकी इनकलाबी और मानी खेज शायरी थी, उसी पर लोगों ने और मुसलमानों ने एक पाकिस्तान की स्टेट कायम की, और रियासत और पाकिस्तान बन गया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान दो लख्त हो गया, फॉल ऑफ ढाका हुआ, सुकूत ढाका। उसके बाद अब तक हम उसका गम नहीं भूले, और फिर से वही अंदरूनी खलफशार। तो इन सारों को आपने, न्यू जनरेशन ने, एक ऐसा कि आपने इदारों का, अपनी पाक फौज का एहतराम करना है, अपने सुप्रीम इदारों का, अपनी अवाम का, अपने लीडरान का। वो कि आपका जो नज़रिया है, जिसी पोलिटिकल लीडर से आप वाबस्ता हैं उसका, लेकिन आपने अखलाक का दामन नहीं छोड़ना। तो यकीनन ये सारी चीज़ें होगी तो फिर हम अजीम, बावकार, खुददार और बाज़मीर कौम बनेंगे, और पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही नुमाइंदा रियासत बनेगा। मेरे हाथ में कलम, मेरे जहन में उजाला। सर कैसर साहब, नदीम साहब, मैं ये शेर पढ़ दूं? जी ज़रूर। मेरे हाथ में कलम, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फ़िक्र अमन आलम, तुझे अपनी ज़ात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ, तू गरूब होने वाला। ये किसी की तरफ से किसी को शेर डेडिकेट कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।